Henry Matisse, A Short Biography, a film by Naidu Arts। हेनरी मैटिस इस सदी के सबसे नवीन कलाकारों में से एक थे, जिनकी तुलना केवल पिकासो ने की थी। रंग के साथ उनके चमकदार प्रयोगों ने कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और बाद के अधिकांश कलात्मक विकासों के लिए आधार बनाया। संक्षिप्त बीमारी से उबरने के दौरान मैटिस ने जीवन में अपेक्षाकृत देर से पेंटिंग की। उन्होंने तुरंत इसमें अभिव्यक्ति का एक आदर्श साधन और रोजमर्रा के अस्तित्व से शरण दोनों पाया। फाउविस्ट आंदोलन के नेता के रूप में एक छोटी अवधि के बाद मैटिस ने अपनी अनूठी शैली बनाई, जिसमें सेज़ेन की सादगी को शानदार ढंग से अभिव्यंजक रंग के उपयोग के साथ जोड़ा गया। उनकी दीप्तिमान रचनाएं परेशानी और घबराहट से मुक्त जीवन के लिए उनकी अपनी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए तेजी से आईं। वास्तव में उनका जीवन काफी हद तक असमान था, विशेष रूप से उनके अंतिम वर्ष फ्रांस के दक्षिण में शांति से बीते। हेनरी एमिल बेनोइट मैटिस का जन्म 31 दिसंबर 1869 को उत्तरी फ्रांसीसी शहर ले कैटो में उनकी नानी के यहाँ हुआ था। उनके माता पिता दोनों ले कैटो से आए थे, लेकिन उनकी मुलाकात पेरिस में हुई थी, जहाँ उनकी मां एना ने मिलिनर के रूप में काम किया था और उनके पिता एमिल ड्रेपर के सहायक थे। जन्म के कुछ समय बाद परिवार बोहेन-एन-वर्मांडोइस के पास के गांव में चला गया, जहां एमिल ने एक ड्रगिस्ट और अनाज व्यापारी के रूप में दुकान स्थापित की। यह व्यावसायिक विरासत उपयोगी थी, क्योंकि अपने पूरे जीवन में मैटिस ने एक उत्सुक व्यापारिक कौशल प्रदर्शित किया। सबसे पहले मैटिस ने एक कलाकार के रूप में अपने भविष्य की प्रतिभा और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कम संकेत दिया। 10 साल की उम्र में उन्होंने सेंट क्वेंटिन के पड़ोसी शहर में लीची में भाग लिया, लैटिन और ग्रीक का अध्ययन किया और 1887 में कानून का अध्ययन करने के लिए पेरिस भेजा गया। लेकिन जब तक वह लगभग 19 वर्ष का नहीं हो गया, तब तक वह कला में गंभीर रुचि लेने लगा। सेंट क्वेंटिन में एक वकील के क्लर्क के रूप में काम करते हुए उन्होंने इकोले क्वेंटिन डे ला टूर में सुबह ड्राइंग क्लास में भाग लिया। प्रत्येक दिन सुबह 6:30 से 7:30 के बीच प्लास्टर कास्ट से काम किया। लेकिन यह तब था जब वह अगले वर्ष एपेंडिसाइटिस से उबर रहे थे कि उन्होंने पेंटिंग शुरू की, और यह उनके लिए एक रहस्योद्घाटन के रूप में आया। उन्होंने बाद में याद किया, जब मैंने पेंट करना शुरू किया तो मुझे एक तरह के स्वर्ग में ले जाया गया। रोजमर्रा की जिंदगी में मैं आमतौर पर उन चीजों से ऊब जाता था और चिढ़ जाता था जो लोग हमेशा मुझसे कहते थे कि मुझे करना चाहिए। पेंट करना शुरू करते हुए मैंने शानदार ढंग से स्वतंत्र, शांत और अकेला महसूस किया। अपने पिता की अनुमति के साथ मैटिस ने कानून छोड़ दिया और फिर से पेरिस के लिए रवाना हो गए, इस बार अपने समय के फैशनेबल और सबसे सफल अकादमिक चित्रकार एडोल्फ बोगुएरेउ के साथ अध्ययन करने के लिए। लेकिन जल्द ही मैटिस का बोगुएरेउ की सहज और दोहरावदार प्रस्तुतियों से मोहभंग होने वाला था। 1892 में वह गुस्ताव मोरो के तत्वावधान में इकोले डेस बीक्स-आर्ट्स में एक अनौपचारिक छात्र बन गया। मोरो एक उदार और खुले विचारों वाले शिक्षक थे, जिन्होंने अपने छात्रों को अपने स्वयं के पथ का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया और पाठ्यक्रम की शुरुआत से ही अपने उपहारों को रंगकर्मी के रूप में विकसित करने के लिए चित्रित किया। उन्होंने मैटिस से न केवल लोवर में ओल्ड मास्टर्स की नकल करने का आग्रह किया, बल्कि सड़कों पर निकलकर रोजमर्रा की जिंदगी से अपनी विषय वस्तु लेकर चित्र बनाने का भी आग्रह किया। मैटिस ने मोरो के स्टूडियो में करीबी दोस्त बनाए, उनमें अल्बर्ट मार्क्वेट भी शामिल थे।
जो कुछ 5 साल बाद फॉविज्म को बनाने में मैटिस के साथ शामिल हुए। बेले एपोक के पेरिस में मैटिस का जीवन एक संघर्ष था। 1894 तक उनके पास समर्थन करने के लिए पहले से ही एक बेटी मार्गुएराइट थी, लेकिन धीरे धीरे मैटिस के अपेक्षाकृत अनजान शुरुआती काम, जिसमें बड़े पैमाने पर अभी भी जीवन और कमजोर रंगों में अंदरूनी शामिल थे, ने उन्हें पेरिस की कलात्मक प्रतिष्ठान के भीतर सफलता हासिल करना शुरू कर दिया। 4 का प्रदर्शन 1896 में सोसाइटी नेशनले डेस बीक्स आर्ट्स के सैलून में किया गया था और प्रदर्शनी के अंत में मैटिस को सोसाइटी का एक एसोसिएट सदस्य चुना गया था। वह एक सफल अगर अस्पष्ट पेशेवर कलात्मक करियर की राह पर था। अगले 10 वर्ष मैटिस के लिए गरीबी और कठिनाई के वर्ष थे, जो जनवरी 1898 में अमेली परेरे से उनकी शादी से ही हल्का हो गया था, जिनसे वह कुछ महीने पहले एक शादी में मिले थे। उसे एक समर्पित पत्नी और मां साबित करनी थी। जीन का जन्म 1899 में हुआ था। पेरे का जन्म 1900 में हुआ था और मैटिस की मां की तरह अपने पति की प्रतिभा का समर्थन करने के लिए खुद को मिलिनर के रूप में स्थापित किया। उसने कई वर्षों तक उसके लिए मॉडलिंग भी की। ओरिएंटल पैटर्न वाले कपड़ों के प्रति उनके प्रेम को उनके पति द्वारा जापानी किमोनो में उनके चित्रों में दर्शाया गया है। अपने हनीमून के लिए वे लंदन गए, जहां मैटिस ने टर्नर का अध्ययन किया, जैसा कि पिसारो ने सलाह दी थी। फ्रांस लौटने पर उन्होंने कोर्सिका की एक विस्तारित यात्रा की। मैटिस का भूमध्य सागरीय प्रकाश और रंग का पहला अनुभव, जो उनकी कला में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। हालांकि मैटिस कभी भी फैशन के हुक्म या अकादमिक प्रतिष्ठान की मांगों के आगे झुकने वालों में से नहीं थे। अगले वर्ष के दौरान उन्होंने सैलून को एक प्रभावशाली शैली में एक महत्वाकांक्षी स्टिल लाइफ द डाइनिंग टेबल प्रस्तुत किया। यद्यपि प्रभाववाद 20 वर्ष से अधिक पुराना था, फिर भी यह प्रतिष्ठान के लिए अभिशाप था। मैटिस के प्रवेश से सोसाइटी बुरी तरह निराश थी और 1899 के बाद उन्होंने उनके साथ प्रदर्शन नहीं किया। पेरिस लौटने पर मैटिस ने मैटिस के दोस्त मार्क्वेट के पास क्वाई सेंट मिशेल पर एक अपार्टमेंट में घर स्थापित किया। यहाँ मैटिस ने खुद को एक वित्तीय कठिनाई और मूर्तिकला को चित्रित करने के लिए समर्पित किया और एक दृश्य चित्रकार के साथ एक नौकरी लेने के लिए हॉल को सजाने के लिए लॉरेल के पत्तों की सावधानी पूर्वक पेंटिंग की। फिर 1900 प्रदर्शनी यूनिवर्स के लिए निर्माणाधीन। मैटिस के जीवन में पहला बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने और उनके परिवार ने पॉल साइनेक और हेनरी एडमंड क्रॉस, 2 प्रमुख नव प्रभाववादी चित्रकारों के विला के पास सेंट ट्रोपेज में गर्मी की छुट्टी बिताई। उनके प्रभाव के तहत मैटिस ने विभाजनवादी तकनीक में लागू उज्ज्वल ज्वलंत रंगों में पेंट करना शुरू किया, जो लक्स कैल्मे एट वोलुप्टे में समाप्त होना था। अगले वर्ष कोलियोरे में गर्मियों की छुट्टी के दौरान मैटिस ने फाउविस्ट शैली में अपना पहला काम किया। पेरिस लौटने पर उन्होंने इन चित्रों में से कई का प्रदर्शन किया, जिसमें द ओपन विंडो और एक टोपी में मैडम मैटिस का एक चित्र, कुख्यात 1905 सैलून डी टोमने के साथ साथ बी मार्क्वेट, व्लामिनक और डेरैन भी शामिल हैं। पेंटिंग्स ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्हें सचित्र विपथन और अकथनीय कल्पनाओं के रूप में वर्णित किया गया था और चित्रकारों को उनके जंगली रंग के कारण फॉव या जंगली जानवर का लेबल दिया गया था। मैटिस के जीवन में अगला प्रमुख मील का पत्थर स्टीन परिवार से उनका परिचय था। लियो, माइकल और उनकी अधिक प्रसिद्ध लेखक बहन गर्ट्रूड दिन के सबसे साहसी कलेक्टरों में से थे
और अगले कुछ वर्षों के दौरान उन्होंने मैटिस के कई विवादास्पद कार्यों को खरीदा। स्टेन्स ने उन्हें प्रबुद्ध आलोचकों, डीलरों और पारखी लोगों के एक मंडली से भी परिचित कराया। मैटिस की किस्मत में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। आखिरकार उन्हें समझदार संरक्षक मिल गए। उन्होंने पेरिस के एक प्रतिष्ठित डीलर के साथ एक नियमित अनुबंध भी हासिल किया और इस सिले स्मॉलाइनो के उपनगरों में हमारा छोटा लक्जमबर्ग के मैदान के साथ एक बड़े घर में चले गए। वह बार बार यात्रा कर सकते थे और उत्तरी अफ्रीका और जर्मनी की यात्राएं कर सकते थे, जहां उन्होंने 1910 में भव्य इस्लामी प्रदर्शनी देखी। मैटिस ने एक अमीर, सुसंस्कृत रूसी व्यापारी सर्गेई शुकुकिन के संरक्षण को भी आकर्षित किया। स्टेप्स के एक तातार खानाबदोश की तरह अधिक दिखने वाले शुकुकिन आदर्श संरक्षक थे, न केवल अविश्वसनीय रूप से धनी बल्कि निष्पक्ष और दृष्टि के साथ। 1909 में उन्होंने 2 बड़े भित्ति चित्र बनाए। मॉस्को में उनके बारोक महल के लिए सजावट, जिसमें डांस भी शामिल है। इस प्रकार नई सदी का पहला दशक रूस, मोरक्को और स्पेन की यात्रा के साथ समृद्धि के प्रवाह में व्यतीत हुआ। हालांकि 1914 में युद्ध ने मैटिस की यात्रा को अस्थायी रूप से बाधित कर दिया। हालांकि भर्ती करने के लिए बहुत पुराना था, इसने उसके मन की शांति को भंग कर दिया, क्योंकि वह अपने दोस्तों के भाग्य के बारे में लगातार चिंतित रहता था। उन्होंने अगले 2 वर्षों के दौरान थोड़ा चित्रित किया और इसके बजाय नक्काशी पर ध्यान केंद्रित किया और खुद को वायलिन के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया। वह बाद के जीवन में मजाक करेगा कि यह बीमा था, अगर उसकी दृष्टि विफल हो जाती है तो वह हमेशा बच सकता है। 1908 के एक बयान में मैटिस ने अपने जीवन के काम के पीछे शासी आवेग की व्याख्या की। मैं जो सपना देखता हूँ वह संतुलन की कला है, पवित्रता और शांति से परेशान या परेशान करने वाली विषय वस्तु से रहित है। एक आरामदायक प्रभाव की तरह, एक मानसिक बाम, एक अच्छी कुर्सी की तरह कुछ जिसमें शारीरिक थकान से आराम मिलता है। अपने पूरे करियर के दौरान मैटिस ने इस लक्ष्य का पीछा किया। दर्शक और कलाकार दोनों को आराम और खुश करने के लिए संतुलन और शांति की कला विकसित करने का उद्देश्य। अपने पहले के कार्यों में मैटिस ने अक्सर ऐसे विषयों को चुना जो इस सुखद जीवन की स्थिति को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए लक्स कैल में 8 बिलो प्रकाश से भरे परिदृश्य में स्नानार्थियों की एक अर्काडियन दृष्टि। जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, वैसे वैसे मैटिस ने पाया कि उनके आदर्श को भावनाओं या संवेदनाओं को उद्घाटित करके कम शाब्दिक, अधिक सारगर्भित तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। हिंसक जुनून या अचानक आंदोलन को चित्रित करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय वह सहज रूप से उन विषयों या रूपों की तलाश की जो शांति और विश्राम के वातावरण में सांस लेते हैं। निस्तेज जुराबें और ओडलिस, प्रकाश और रंगों से भरे अंदरूनी भाग और उनके स्टूडियो की अंतरंग दुनिया। उनके मॉडल उनके आजीवन जुनून थे। मैं अक्सर इन लड़कियों को वर्षों तक रखता हूँ, जब तक कि मेरी रुचि थके हुए परिदृश्य में नहीं है, उन्होंने एक बार कहा था। अपने शांत मुद्रा और टेढ़मेढ़े रूपों में और उन्हें देखने के अपने स्वयं के धैर्यपूर्ण तरीके से मैटिस ने उदात्त कामुकता के एक उज्ज्वल लोजेंजाकार के आदर्श की खोज की। उन्होंने जानबूझकर अपने विषयों की सीमा को अपने तत्काल अनुभव के भीतर की यांत्रिक प्रक्रिया तक सीमित कर दिया। मूर्तिकार के रूप में अपनी गतिविधि के प्रतिबिंब के रूप में अक्सर उन्होंने अपने चित्रों में मूर्तियों को शामिल किया। मैटिस ने पेंटिंग में अपना लक्ष्य लगभग पूरी तरह से अपने रंग के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने पाया कि रंग केवल वर्णनात्मक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी अपनी एक अभिव्यंजक शक्ति होती है।
और यह विशेष भावनाओं या मन की अवस्थाओं को उद्घाटित कर सकता है। मैटिस ने इस खोज को जापानी प्रिंट के प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें रंग स्वतंत्र रूप से मौजूद होता है और इसकी अपनी अभिव्यक्तिपूर्ण सुंदरता होती है। मैटिस ने धीरे धीरे और लगातार अपने पारंपरिक प्राकृतिक कार्य से रंग को मुक्त करने के तरीकों की तलाश शुरू कर दी। जब मैं हरा पेंट करता हूँ तो इसका मतलब घास नहीं होता। जब मैं नीला पेंट करता हूँ तो इसका मतलब आसमान नहीं होता, उन्होंने एक प्रसिद्ध बयान में जोर दिया। वह जो खोज रहा था वह रंग थे पुरुषों में कामुक गहराई को उत्तेजित करने के लिए। जीवंत रंग। अभिव्यंजक रंग की मैटिस की खोज ने उन्हें शुरुआत में अपने फॉविस्ट काल के जोरदार कार्यों जैसे द ओपन विंडो के लिए प्रेरित किया। यहाँ रंग अब केवल वर्णनात्मक नहीं रह गया है। सिंदूर, वायलेट ब्लू, विरिडियन ग्रीन और ऑरेंज के ज्वलंत पैच का उपयोग प्रकृति के वास्तविक रंगों के संदर्भ में बहुत कम संदर्भ में किया जाता है, जैसे कि रंग के अनुभव को जगाने के लिए। हालांकि मैटिस का फाउविस्ट काल संक्षिप्त था, इस समय के कार्यों में एक ऊर्जा और जीवंतता है जो अंततः उनके उद्देश्य के लिए विदेशी थी। इसके अलावा द ओपन विंडो जैसे कार्यों के अलग अलग ब्रश स्ट्रोक ने मैटिस के लिए संरचना की स्पष्ट समझ स्थापित करना मुश्किल बना दिया। 1907 के बाद उन्होंने आराम की सतह हासिल करने के लिए पेंट और सादे रंगों के व्यापक अधिक तरल क्षेत्रों के साथ काम करना शुरू किया। एक समय था, उन्होंने बाद में लिखा, जब मैंने अपनी पेंटिंग्स को कभी भी दीवार पर टंगा नहीं छोड़ा, क्योंकि वे मुझे नर्वस एक्साइटमेंट के पलों की याद दिलाती थीं और मैं शांत होने पर उन्हें दोबारा देखने की परवाह नहीं करता था। द ब्लू विंडो जैसे कामों में इसकी चमकदार हवादार नीली जमीन और सुनहरे गेरू के ठोस पैच मैटिस ने साहस के गुण की खोज की। गॉगुइन के उदाहरण ने उन्हें ऊंचे रंग का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया था। गॉगुइन ने अपने छात्रों को शुद्ध अल्ट्रामरीन के साथ जितना संभव हो उतना नीला एक नीली छाया पेंट करने के लिए सिखाया था। मैटिस ने यह भी महसूस किया कि बहुत सारे रंग आंखों को भ्रमित करते हैं और पिछले वाले के प्रभाव को कम करते हैं। उन्होंने मांग की, आदेश सबसे ऊपर रंग में। रंग के 3 या 4 स्पर्श जो आपने समझे हैं, कैनवास पर लगाएं। यदि आप कर सकते हैं तो एक और जोड़े, यदि आप नहीं कर सकते हैं तो इस कैनवास को एक तरफ रख दें और फिर से शुरू करें। हेनरी मैटिस लिथोग्राफ। हालांकि उन्हें एक चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में बेहतर जाना जाता है, मैटिस 1906 में एक शौकीन चावला प्रिंटमेकर बन गए। वह विशेष रूप से लिथोग्राफी की प्रक्रिया में शामिल थे, एक माध्यम जिसके कारण किताबों के लिए काले और सफेद चित्र और मोरलॉट स्टूडियो में 100 से अधिक मूल लिथोग्राफ थे। लिथोग्राफ अक्सर 25 से 50 के संस्करण में होते थे और इसमें सीरियल इमेजरी जैसे रिक्लाइनिंग नोट्स, इंटीरियर और पोर्ट्रेट शामिल थे। लिथोग्राफ ज्यादातर काले और सफेद रंग में थे, सहजता और अंतरंगता की उसी भावना को बरकरार रखते हुए जो उनके पेंसिल स्केच थे। इस कारण मैटिस ने लिथोग्राफी को प्राथमिकता दी। कलाकार ने अंततः अपने स्टूडियो में एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। मोरलॉट के लिए बनाया गया पहला रंगीन लिथोग्राफ मैटिस उनकी 1935 की पेंटिंग ला रेव का पोस्टर था। अपने जीवन के अंत में मैटिस ने 39 लिथोग्राफ का एक सूट भी बनाया, जिसने उनके प्रसिद्ध पेपर कटआउट को फिर से बनाया। यह सूट 1958 में मैटिस की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। इस श्रृंखला में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त न्यू ब्लू एक्स और 11 है, जो जैज श्रृंखला से परिचित नीले रंग की नृत्य आकृति को दर्शाती है। उनके लिथोग्राफ वर्तमान में न्यूयॉर्क में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट और टेट मॉडर्न के विश्व प्रसिद्ध संग्रह में हैं।